नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है जिसका नाम है ऑन द रडार। इसके जरिए हम आपको ये बताते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। पहले बात कर लेते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एसबीआई ने एमसीएलआर की दरों में कटौती की है और कटौती की गई है 5 बेसिस पॉइंट की यानी कि 0.05% की। सभी टेन्योर यानी कि सभी मैच्योरिटी के लिए एमसीएलआर की जो दरें हैं उनमें कटौती की गई है और एमसीएलआर की जो नई दरें हैं वो 15 अगस्त से लागू हो गई हैं। पहले ये 7.95 से 8.9% के बैंड में थी, अब ये 7.9 से 8.85% के बैंड पर पहुंच गई है। 18 अगस्त को जब बाजार खुला तो एसबीआई के शेयर में 838 रुपये तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ डे लो के करीब 826 रुपये 20 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। स्टील सेक्टर के लिए इस हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल डीजीटीआर की स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश आई है। 3 साल के लिए सितंबर के बाद से ये सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। फिलहाल सितंबर तक स्टील इंपोर्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल है। पहले साल में 12%, दूसरे साल में 11.5% और तीसरे साल में 11% ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। सेफगार्ड ड्यूटी के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी अब अगला कदम होगा। इस खबर पर स्टील स्टॉक्स में हमने 18 अगस्त को पॉजिटिव रिएक्शन देखा और उस दिन सेल और टाटा स्टील के शेयरों में 0.25% से 2% तक की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर आईआईएफएल फाइनेंस को लेकर है। आईआईएफएल होम फाइनेंस के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया, जो कि इनकी सब्सिडरी है और इनकी सब्सिडरी के सीईओ मोनू रात्रा ने इस्तीफा दिया है। आईआईएफएल होम फाइनेंस के सीईओ हैं मोनू रात्रा और इनका इस्तीफा 6 अक्टूबर 2025 से लागू होता हुआ नजर आएगा। 18 अगस्त को जब बाजार खुला तो आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर 443 रुपये 10 पैसे तक गिरने के बाद करीब 0.25% की मजबूती के साथ 449 रुपये के शेयर स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। लेमन ट्री होटल्स ने एक नए होटल की बोली जीती है और यह इनकी सब्सिडरी कंपनी है जिसने डीडीए से ये बोली जीती है। 5 स्टार ओरिका होटल को डेवलप करने के लिए ये बोली जीती है। आपको बता दें दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है ये ओरिका होटल, जिसको ये कंपनी की ओर से डेवलप किया जाएगा। इस खबर पर 18 अगस्त को लेमन ट्री होटल्स के शेयर ने रिएक्ट किया और खुलने के कुछ ही मिनटों में शेयर ने 148 रुपये 71 पैसे का लो छुआ, लेकिन क्लोजिंग 152 रुपये 90 पैसे पर करीब 5.25% की बढ़त के साथ देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें थी और जियो के फैसले से टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो बेस प्लान है वो बदल गया है। दरअसल टेलीकॉम इंडस्ट्री का बेस प्लान अब बढ़कर 299 रुपये पर बढ़कर पहुंच गया है। वहीं से शुरुआत हो रही है क्योंकि जियो ने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो 209 रुपये में इनका जो 22 दिन का 1 GB वाला रिचार्ज प्लान है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरा 28 दिन वाला 1 GB का रिचार्ज प्लान जो कि 249 रुपये की कीमत वाला है उसको भी बंद कर दिया गया है। इस तरह जियो का जो बेस ऑफर है वो अब 299 रुपये से शुरू हो रहा है, जिसमें 1.5 GB डेटा आपको मिलता है। एयरटेल और वोडाफोन ऑलरेडी 299 रुपये में अपना पहला प्लान लॉन्च कर चुके हैं या फिर चला रहे हैं, जिसके अंदर मिलता है 1 GB डेटा। एक तो खबर ये हो गई और दूसरा खबर ये थी कि आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की हेल्दी फंक्शनल बेवरेज इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी है। नेचर एज बेवरेजेस के साथ आरसीपीएल ने एक जॉइंट वेंचर किया है और इस जॉइंट वेंचर में आरसीपीएल का ही मेजॉरिटी हिस्सा होगा। प्यास बुझाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं हेल्दी फंक्शनल बेवरेजेस, जिसमें अब आरसीपीएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री होगी है। इन दोनों खबरों के दम पर 19 अगस्त को आरआईएल के शेयर में करीब 3% की तेजी देखने को मिली और 1421 रुपये के स्तर पर एग्जैक्टली डे हाई पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। नतीजों और अर्निंग्स कॉल के दम पर वोडाफोन आइडिया का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ दिखा। पहले नतीजों की बात करें तो Q1 में इस कंपनी का घाटा 7,166 करोड़ रुपए से तिमाही दर तिमाही घटकर 6,608 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा। आरपू यानी प्रति यूजर औसत आय 154 रुपए से 15% बढ़कर 177 रुपए पर पहुंच गई और सब्सक्राइबर लॉसेस जो कि Q2 और Q3 में 5 लाख से करीब घटकर 50 लाख से घटकर ये करीब 5 लाख पर पहुंचते हुए दिखे हैं। 18 अगस्त को इन तीनों खबरों के दम पर वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 5.5% की मजबूती के साथ 6 रुपये 48 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 18 अगस्त की शाम को नतीजों के बाद अर्निंग्स कॉल हुई, जिसमें मैनेजमेंट ने
एजीआर और फंडिंग पर सफाई दी है। मैनेजमेंट ने कहा कि फंडिंग से पहले बैंक एजीआर पर सफाई के इंतजार में है। एजीआर बकाये पर इनकी सरकार से बातचीत चल रही है और ये मामला जल्द सुलझ सकता है और सरकार से इन्होंने गुजारिश की है कि इसे मार्च से पहले सुलझा दिया जाए। फंडिंग के लिए मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि नॉन बैंकिंग विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। पहले की 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा के मुकाबले अब ये कम फंडिंग पर भी विचार कर रहे हैं। इस पर 19 अगस्त को वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपये 62 पैसे तक उछल गया था और करीब 2% की मजबूती के साथ 6 रुपये 58 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 22 अगस्त यानी कि शुक्रवार को खबर थी कि पीएमओ से इस कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। पीएमओ को डीओटी ने इनफॉर्मल नोट भेज भी दिया है। इस रिपोर्ट में यह मेंशन था। कंपनी को मल्टीपल रिलीफ देने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इस कंपनी के ऊपर 83,400 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है और सरकार के ऊपर इस कंपनी की कुल 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी बनती है। रिलीफ मिला तो बड़ा एक इम्पैक्ट स्टॉक पर आ सकता है और ये 22 अगस्त को दिखा भी। वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार को यानी कि 22 अगस्त को बड़ी दमदार तेजी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। भारत में अपनी तरह का पहला प्लांट लगाने जा रही है हिंदुस्तान जिंक। 10 MTPA क्षमता का टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट ये कंपनी लगाएगी, जिसके ऊपर 3,823 करोड़ रुपए के आसपास की लागत आएगी। कुल क्षमता को दोगुना करने की जो योजना है उसी के तहत ये नया प्लांट लगाने की बातचीत की जा रही है और इससे माना जा रहा है कि कंपनी की मिनरल रिकवरी में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। 19 अगस्त को हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने 433 रुपये 70 पैसे का ओपनिंग हाई लगाया और आधे % की बढ़त के साथ 429 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर है और ट्रंप के 50% टैरिफ से पहले टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ी राहत दी है सरकार ने रॉ कॉटन इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती थी 11% की, उसको हटाने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक रॉ कॉटन इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यूएस के टैरिफ लागू होने से पहले सेक्टर को अस्थायी राहत देने की सरकार की ये कोशिश है और माना जा रहा है कि ड्यूटी हटने से पूरे टेक्सटाइल चेन को मदद मिलेगी, राहत मिलेगी। चाहे वो यान हो, चाहे वो फैब्रिक हो, गारमेंट्स हो, मेडअप समेत सबको इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा और इससे कच्चे माल की कीमतों में भी कमी होने की संभावना जताई गई है। रॉ कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी हटने से टेक्सटाइल शेयरों में 10% तक की मजबूती के साथ कारोबार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। आइनॉक्स विंड ने अपनी ईपीसी सब्सिडरी में हिस्सेदारी बेची है। ईपीसी सब्सिडरी में 175 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है। इस सब्सिडरी का नाम है IRSL यानी आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसमें ये हिस्सेदारी बेची गई है। IRSL के 49.6 लाख शेयरों की बिक्री के लिए कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। हिस्सा बिक्री से सब्सिडरी की वैल्यू निकल कर आती है 7,400 करोड़ रुपए के आसपास। तो हिस्सा बिक्री से एक तो बैलेंस शीट मजबूत होगी और दूसरा वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। IRSL का कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में आपको बता दें 6% के आसपास का हिस्सा है। 19 अगस्त को आइनॉक्स विंड के शेयर ने 148 रुपये 21 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग 3% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 144 रुपये 40 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल मार्केट में दोबारा एंट्री की है। 6 साल के अंतराल के बाद टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में कदम रखा है और इसके लिए मोटुस होल्डिंग्स के साथ एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की गई है। भारत में बनी पंच, हैरियर, कर्व और टियागो लॉन्च की गई है। 2004 में आपको बता दें कि इंडिगा और इंडिगो के साथ दक्षिण अफ्रीका में इस कंपनी ने एंट्री की थी। बाद में विस्ता, सफारी और एरिया को भी लॉन्च किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में री एंट्री ग्लोबल विस्तार योजना के तहत कंपनी की ओर से एक अहम कदम माना जा रहा है। 19 अगस्त को टाटा मोटर्स के शेयर ने 703 रुपये 35 पैसे का हाई छुआ और करीब 4% की बढ़त के साथ 700 रुपये 50 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल टाइम प्लास्टिक्स में एक बड़े निवेशक की एंट्री होती हुई दिखी है। विभव चौहानी ने 10 करोड़ रुपए की राशि में करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीदी है। दिग्गज निवेशक मनीष चौहानी के बेटे हैं विभव चौहानी, जिनका नाम आते ही शेयर में हमने उछाल बनता हुआ दिखा। आपको बता दें ये कंपनी यानी कि ऑल टाइम प्लास्टिक्स आइकिया और टेस्को जैसी ग्लोबल रिटेलर्स की सप्लायर है। 14 अगस्त को 311 रुपये 30 पैसे पर यह शेयर लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस 275 रुपये का तय किया गया था। 19 अगस्त को शेयर में 8.5% तक का उछाल देखने को मिला और करीब 6% की बढ़त के साथ 308 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई।
वारी एनर्जीज के लिए इस हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आती हुई दिखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एंटी डंपिंग जांच में कोई दम नहीं है, ऐसा सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई। भारतीय सोलर मॉड्यूल के खिलाफ यूएस में जांच चल रही है और इसको लेकर खबर ये आई है कि यूएस ने एक्सपोर्ट्स और जो भारत के बोनाफाइड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें अंतर नहीं किया है। अगर ऐसा किया जाता तो फिर इनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी और वैसा ही कुछ रिएक्शन हमने स्टॉक में देखा भी। 20 अगस्त को वारी एनर्जीज के शेयर में 3,168 रुपये का हाई लगाने के बाद करीब 3.5% ऊपर 3,142 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। लॉयड्स मेटल ने एक खदान के लिए सफल बोली लगाई है। कोकिंग कोल खदान को खरीदने के लिए इस कंपनी ने सफल बोली जमा की है। टर्नसी 3 और टर्नसी 3 एक्सटेंशन के लिए इस कंपनी ने सफल बोली लगाई है, जिसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। 20 अगस्त को शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों के बाद 1446 रुपये 20 पैसे का हाई छुआ और करीब 1.25% ऊपर 1415 रुपये पर कारोबार का अंत देखने को मिला। फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील करने की तैयारी में है ऑरोबिंदो फार्मा। जेंटिवा नाम की एक कंपनी है जिसको खरीदने की दौड़ में ये कंपनी सबसे आगे है। प्राग की कंपनी है ये, जिसको 5 से $5.5 बिलियन में खरीदा जा सकता है। एडवेंट इंटरनेशनल से भारतीय करेंसी में देखें तो 43,500 से 47,900 करोड़ रुपए की रकम में ये डील पूरी की जा सकती है। इस डील से पूर्वी यूरोप में कंपनी की पकड़ और मजबूत होगी। अगर ये सौदा हुआ तो फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील माना जाएगा। इससे पहले देखें तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने वियाट्रिक्स को $3.3 अरब में खरीदा था। 20 अगस्त को ऑरोबिंदो फार्मा के शेयर में 4% की गिरावट के साथ 1,046 रुपये 10 पैसे पर 52 वीक लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। ब्लॉक डील के बाद वी-गार्ड के शेयर में इस हफ्ते उठापटक देखने को मिली। 41.5 लाख शेयरों या यूं कहें करीब 1% हिस्से की इस हफ्ते ब्लॉक डील होती हुई दिखी। 154 करोड़ शेयरों का सौदा 370 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ। इसमें प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और ICICI प्रूडेंशियल बड़े खरीदार के रूप में सामने आया है। 20 अगस्त को इस ब्लॉक डील के बाद वी-गार्ड के शेयर में उतार चढ़ाव के बाद करीब 1/4% नीचे 372 रुपये 40 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। पेटीएम पर मोतीलाल ओसवाल AMC का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। दरअसल मोतीलाल ओसवाल AMC ने इस हफ्ते इस कंपनी के अतिरिक्त 26,31,000 शेयर खरीदे हैं। अलग अलग स्कीम से जरिए करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी गई है। मोतीलाल ओसवाल AMC की इस सौदे के बाद हिस्सेदारी 4.5% से बढ़कर 5% के पार निकलती हुई दिखी है। 20 अगस्त को पेटीएम का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 1247 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 1254 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई भी छुआ था। लॉरस लैब्स की सब्सिडरी की रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है। लॉरस सिंथेसिस नाम की इनकी एक सब्सिडरी है जिसकी यूनिट 1 का डीमर्जर होगा और इस डीमर्जर के बाद इसको श्रीयम लैब्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब जो लॉरस सिंथेसिस का बचा हुआ कारोबार है उसका मर्जर होगा इस कंपनी के साथ और इस रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया की तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है और इस तरह लॉरस सिंथेसिस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसका कारोबार पूरी तरह से अलग अलग कंपनियों में मर्ज कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को लॉरस लैब के शेयर ने 864 रुपये का लो छुआ और निचले स्तरों से रिकवरी के बाद करीब 1.5% ऊपर 888 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते IDBI बैंक के विनिवेश पर एक नया अपडेट आता हुआ दिखा है। दीपम सचिव ने ड्यू डिलीजेंस पूरी होने की टाइमलाइन बताई है। उन्होंने कहा कि इच्छुक निवेशकों की ओर से ड्यू डिलीजेंस की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 21 अगस्त को स्टॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और IDBI बैंक के शेयर में करीब 9% की मजबूती के साथ 98 रुपये 16 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सूला विनयार्ड्स की प्रीमियम विस्की सेगमेंट पर अब नज़र है और प्रीमियम विस्की सेगमेंट में एंट्री पर नज़र हो सकती है। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने और माना जा रहा है कि इसके लिए कंपनी की नज़र है अधिग्रहण पर। अधिग्रहण के जरिए इस कंपनी की ओर से प्रीमियम विस्की सेगमेंट में एंट्री ली जा सकती है। इसके ऊपर स्टॉक में एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। 21 अगस्त के दिन शेयर 274 रुपये तक का उछल गया था पर कारोबार का अंत बाद में करीब 1% की बढ़त के साथ 258 रुपये 60 पैसे के स्तर पर देखने को मिला। इस हफ्ते क्लीन साइंस की ब्लॉक डील हुई और उसमें एक बड़ा पंचिंग एरर भी होता हुआ दिखा जिसकी वजह से 1,070 रुपये 50 पैसे से 1,256 रुपये 80 पैसे की बड़ी रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा। 2.5 करोड़ शेयरों के बजाय 6 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील होती हुई दिखी। प्रोमोटर को बेचना था 24% हिस्सा लेकिन 56% हिस्से ने हाथ बदल लिए। इनके प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने ये 24% हिस्सेदारी बेचनी थी और 21 अगस्त को जब ये सौदा हुआ तो क्लीन साइंस के शेयर में
9.3% की शुरुआती गिरावट के बाद 6.5% तक का उछाल भी आया और करीब 0.25% नीचे ये शेयर 1147 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते इंडिया सीमेंट्स का ओएफएस खुलता हुआ दिखा, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने रैली आती हुई दिखी। अल्ट्राटेक ने 6.5% हिस्सा बिक्री के लिए ओएफएस लॉन्च किया, जो कि 21 और 22 अगस्त को खुला था। इसका फ्लोर प्राइस 368 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। जून अंत तक अल्ट्राटेक के पास इस कंपनी की 81.5% हिस्सेदारी थी। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ये ओएफएस लॉन्च किया गया था। 21 अगस्त को नॉन रिटेल का हिस्सा शानदार भरा था, 3.25 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिले और उस दिन शेयर में हमने देखा खुलते ही 374 रुपये 5 पैसे का लोच हुआ और बाद में 393 रुपये पर 6% से ज़्यादा की तेजी के साथ इसमें कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 22 अगस्त को रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा खुला था, लेकिन उस दिन रिटेल निवेशकों के हिस्से को कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तो 22 अगस्त को इंडिया सीमेंट्स के शेयर में मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से दबाव के बाद कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते अपोलो हॉस्पिटल्स में प्रमोटर ने छोटी हिस्सेदारी बेची है। 22 अगस्त को 1489 करोड़ में एक ब्लॉक डील हुई है। 7,850 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 19 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जिसमें प्रमोटर सुनीता रेड्डी की 1.25% हिस्सा बेचने की खबरें हैं। सुनीता रेड्डी की कंपनी में आपको बता दें 3.36% हिस्सेदारी थी। 22 अगस्त को अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर में 7,852 रुपये का लो लगाने के बाद निचले स्तरों से रिकवरी के बाद कारोबार की क्लोजिंग हुई। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल ने अपने नए सीएफओ की नियुक्ति की है। निरंजन गुप्ता को नया सीएफओ नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2030 तक के लिए उनको सीएफओ नियुक्त किया गया है और 1 नवंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू होगा, यानी कि उनको बोर्ड में जगह मिल जाएगी और 1 सितंबर से वो एज अ डेजिग्नेट कंपनी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें वो हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ के रूप में कामकाज कर रहे थे और रितेश तिवारी जो कि मौजूदा सीएफओ हैं उनको ग्लोबल रोल मिला है इनकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर में। एमएनए और ट्रेजरी सेगमेंट के ग्लोबल हेड के रूप में रितेश तिवारी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 22 अगस्त को एचयूएल के शेयर में मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 3 कंपनियों ने दस्तक दी। इसमें पहला नाम है नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट का, जिसकी लिस्टिंग हमने देखा इस हफ्ते हुई और सुस्ती देखने को मिली। ये 18 अगस्त को लिस्ट हुआ था शेयर और एनएसई पर 103 रुपये के भाव पर लिस्टिंग हुई। इशू प्राइस से करीब 3% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 100 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस तय किया गया था। करीब 12.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 4,800 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। पूरी तरह से ये फ्रेश इशू था, इसमें ओएफएस का कोई भी पार्ट नहीं था, पूरी रकम कंपनी के पास आई है। 18 अगस्त को लिस्टिंग के बाद नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के शेयर ने 108 रुपये 94 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 6.25% की बढ़त के साथ 106 रुपये 24 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। दूसरा नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी का। इसकी लिस्टिंग भी सुस्ती रही। एनएसई पर यह शेयर 510 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस तो 517 रुपये था, यानी करीब 1.5% के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी। रिस्पांस भी कुछ शानदार नहीं मिला था। 3.25 गुना के आसपास ये इशू भरा था। इशू साइज बड़ा था 1541 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें से कंपनी को फ्रेश इशू के जरिए 820 करोड़ मिले और 721 करोड़ रुपए की रकम ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को मिली। 19 अगस्त को 508 रुपये 10 पैसे तक फिसलने के बाद शेयर में 564 रुपये तक की रिकवरी भी हुई और क्लोजिंग करीब 5% के प्रीमियम के साथ 542 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। तीसरा नाम है रिगाल रिसोर्सेज का, जिसकी लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर यह शेयर 141 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि 38.2% की प्रीमियम पर। ऐसा इसलिए क्योंकि 102 रुपये प्रति शेयर इसका इशू प्राइस तय किया गया था। लगभग 160 गुना के आसपास ये इशू भरा था, इस वजह से इतनी शानदार लिस्टिंग हुई और कुल 306 करोड़ रुपये के आसपास की रकम इन्होंने जुटाई है, जिसमें से 210 करोड़ रुपये कंपनी को मिले हैं और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों ने 96 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 20 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 145 रुपये 70 पैसे का हाई और 130 रुपये 25 पैसे का लो छुआ। वहीं क्लोजिंग भी डे लो के करीब 131 रुपये 90 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 102 रुपये के इशू प्राइस से देखें तो करीब 29% के प्रीमियम पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है वेदांता को लेकर। वेदांता को लेकर इस हफ्ते डीमर्जर डिविडेंड दोनों तरह की खबरें थी, जिस वजह से भारी उठापटक देखने को मिली। 21 अगस्त को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, पहले तो ये खबर थी इस कंपनी को लेकर, और डिविडेंड घोषित हुआ तो 27 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी। ये खबर 19 अगस्त को आई थी और उस दिन वेदांता के शेयर में करीब 3.25% की बढ़त के साथ 449 रुपये 75 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ।
20 अगस्त को खबर थी कि डीमर्जर की प्रक्रिया को लेकर नई अड़चन पैदा हो गई है। प्रस्तावित डीमर्जर को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार की गंभीर आपत्तियों के बाद सुनवाई टली है और सरकार ने दावा किया है कि बकाया राशि वसूलने में उनको दिक्कत हो सकती है अगर ये डीमर्जर हो गया। एनसीएलटी की कार्यवाही के दौरान जानकारी छुपाई गई है और कुछ खुलासे कंपनी की ओर से नहीं किए गए हैं, ऐसा भी दावा सरकार की ओर से किया गया है। साथ ही साथ सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस से एनओसी मिलने के बाद डीमर्जर स्कीम बदली गई है इस कंपनी की ओर से, जिस वजह से सेबी की ओर से एक वार्निंग भी दी गई है। 20 अगस्त को वेदांता के शेयर में 437 रुपये 80 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1% नीचे 445 रुपये 65 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 21 अगस्त को खबर थी, इनफैक्ट एक क्लैरिफिकेशन था इस कंपनी की ओर से कि डीमर्जर प्रक्रिया रुकने की जो खबर आई है वो गलत है और पेट्रोलियम मंत्रालय को इन्होंने जवाब भी सौंप दिया है। सेबी ने डीमर्जर की प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, ऐसा भी कंपनी ने कहा और इन्होंने ये भी कहा कि तलवंदी साबो केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका डीमर्जर के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। एनसीएलटी में बुधवार को सुनवाई हुई, कंपनी ने कहा, और अगली सुनवाई इस मामले में 17 सितंबर को होने वाली है। इस खबर के चलते 21 अगस्त को वेदांता के शेयर में 443 रुपये 15 पैसे का लो लगाने के बाद करीब आधा % ऊपर 447 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 22 अगस्त को खबर थी, इनफैक्ट 21 अगस्त की शाम को ही खबर आ गई थी कि 16 रुपये के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इस भुगतान पर 6,256 करोड़ रुपए का टोटल आउटगो होगा। 27 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है और बीते 12 महीने में देखें तो 35.5 रुपये पर शेयर का ये कंपनी डिविडेंड पे कर चुकी है। 22 अगस्त को वेदांता के शेयर में करीब आधा % की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। डेरिवेटिव्स की अवधि बढ़ने की आशंका से इस हफ्ते बीएसई, एमसीएक्स और एंजल वन जैसे जो स्टॉक्स हैं वो टूटते हुए नजर आए। दरअसल एफएनओ मार्केट में बड़ा फैसला लेने पर सेबी विचार कर रहा है, जो कि मार्केट रेगुलेटर है। डेरिवेटिव्स का टेन्योर यानी कि मैच्योरिटी पीरियड बनाने के तरीकों पर सेबी की ओर से विचार किया जा रहा है। सेबी के कदमों से एफएनओ के लॉट साइज बढ़ सकते हैं और रिटेल निवेशकों के लिए ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एफएनओ में रिटेल निवेशकों की संख्या भी कम हो सकती है, जिससे न केवल ब्रोकर्स बल्कि स्टॉक एक्सचेंजेस की कमाई पर असर हो सकता है। इसका असर ये हुआ कि 21 अगस्त को बीएसई, एंजल वन और एमसीएक्स के शेयरों में 8% तक की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते संसद की कार्रवाई चल रही थी और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ये फोकस में था। गेमिंग बिल पास होने से नज़ारा टेक के शेयर में हमने बड़ी हलचल बनती हुई दिखी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को संसद में सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है, पहले ये खबर थी, और इसमें कई तरह के कड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने का प्रस्ताव है और नियमों का उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस खबर के चलते 20 अगस्त को नज़ारा टेक के शेयर में हमने बड़ी गिरावट देखी और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। 21 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पारित हो गया। बिल पारित होने से ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लग गया। कानून बनने से पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित होंगे और नियमों का उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना भी लगेगा, जो कि 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। सरकार बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना चाहती है। अब इस कंपनी की जहाँ तक बात है, यानी कि नज़ारा टेक की अगर आप बात करें, इनकी एक सब्सिडरी है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज, जिसे हम पोकरबाजी के नाम से भी जानते हैं, उसके जरिए इनका एक्सपोजर है। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि Q1 FY26 यानी कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के रेवेन्यू में देखा जाए तो रियल मनी गेमिंग का कोई भी योगदान नहीं था, जिस वजह से इस सफाई के बाद 21 अगस्त को शेयर में रिकवरी देखने को मिली और करीब 2% की गिरावट के साथ शेयर 1193 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ, क्योंकि मनी9 आपके लिए लेकर आया है मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक से जुड़ी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, 3 प्लान्स आपके सामने आएंगे, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।